ना WBCs के बारे में पढ़ रहे थे। WBC के टाइप्स थी, 2 टाइप्स की थी WBC, ग्रेन्युलर एंड अग्रेन्युलर। अब ग्रेन्युलर जो WBC है उसमें भी पढ़ लिया था, 3 टाइप्स की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ग्रेन्युलर क्यों कहेंगे इनमें, क्योंकि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें फर्स्ट इओसिनोफिल, अब ग्रेन्युलर जो WBC हैं फर्स्ट उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड वो कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं, उनके अंदर जो माइलोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो फॉर्म करती हैं ग्रेन्युलर WBC को। इओसिनोफिल्स हैं, अब इओसिनोफिल क्यों कह रहे हैं, क्यों एक और तो इसको क्या कहते हैं, इओसिनोफिल तो कहते हैं, साथ में एक और नेम है इसका एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एसिडिक जो डाइज होती हैं उससे स्टेन होती हैं। कोई भी अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब उसमें सब्सटेंसेस को कलर करने के लिए स्टेन करते हैं, उसमें कैसे स्टेन्स को यूज़ करते हैं, इओसिनोफिल्स को कलर करने के लिए एसिडिक स्टेन्स को यूज़ करते हैं। एसिडिक स्टेन्स में भी मेन कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, इओसिन को यूज़ करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फिर एसिडोफिल्स कहते हैं या फिर इओसिनोफिल्स कहते हैं। कितना पार्ट बनाती हैं, 1 to 3% पार्ट बनाती हैं, पहले ही पढ़ लिया था। अब इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है, यानी इसमें कितनी लोब्स प्रेजेंट होती हैं, सिंगल डबल लोब्स, 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस ऐसा होता है इनका, और इसमें फिर बड़े साइज़ के साइटोप्लाज्म के अंदर बड़े साइज़ की एंड राउंड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तभी कह रहे हैं इनको ग्रेन्युलोसाइट्स या ग्रेन्युलर WBC। क्या काम करती है, मेन फंक्शन क्या होता है, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, एलर्जी के टाइम पे जो भी रिएक्शंस होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, इओसिनोफिल्स की रिएक्शंस की वजह से, उनकी रिएक्ट करने की वजह से होती हैं। या फिर जब कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, परजीवी संक्रमण हो, तब भी बॉडी को प्रोटेक्ट करके कौन रखती हैं, इओसिनोफिल्स रखती हैं। बेसोफिल्स होती हैं, वो कितना पार्ट बनाती हैं, 0.5 to 1% पार्ट बनाती हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। ये तो है इओसिनोफिल, इनका कैसा है, बाई लोब्ड है। इसको थोड़ा पतला करना है यहाँ से, कितना है ये, कितनी लोब्स हैं, अच्छी क्लियरली दिखनी चाहिए लोब्स, कैसे बनाओगे, ऐसे बना देना। बाइलोब्ड होता है इओसिनोफिल में, एंड बेसोफिल्स में होता है एस शेप्ड, रिवर्स इन्वर्ट एस, ठीक है। अब बेसोफिल्स क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि ये बेसिक डाइज से स्टेन होती हैं। बेसिक डाइज में भी मेनली किससे स्टेन करते हैं इनको, मिथाइलिन ब्लू जो डाई है उससे स्टेन करते हैं। इसमें भी जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। न्यूट्रोफिल्स में क्या होगा, एक तो जो न्यूक्लियस है वो 3 to 5 लोब्ड होता है, या तो 3 लोब्स प्रेजेंट होंगी या 5 लोब्स प्रेजेंट होंगी, और इसमें जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कंपेरेटिवली स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। क्या काम करता है ये, कोई भी अगर बैक्टीरिया या कोई अदर फॉरेन सब्सटेंस बाहर से आया हुआ कोई भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। बेसोफिल्स भी एलर्जिक जो रिएक्शन है उसमें हेल्प करती हैं। नाउ अग्रेन्युलर WBC, ऐसी WBC जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, तो इनमें कितने टाइप्स आ जाएंगे, इसके भी 2 टाइप्स हो जाएंगे, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स कैसी होती हैं, साइज में ये सबसे बड़ी होती हैं, कम सारों में अगर देखें, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, सब साइज में सबसे बड़ी कौन सी होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं। 5% पार्ट बनाती हैं। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, या तो अंडाकार होगा या फिर कैसा होगा, सेम की बीज की आकृति का होगा, बीन शेप्ड, तो ये ऐसा होगा, या फिर अंडाकार होगा। ये क्या काम करेंगी, मान लो कोई भी बॉडी में टिश्यू डैमेज हो जाए, खुद का ही अगर कोई टिश्यू वो क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसकी सेल्स को नष्ट करने का काम करती हैं। तो फेगोसाइटोटिक सेल्स होती हैं, यानी फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से वो जो डेड टिश्यू है उसको अपने अंदर ले लेती हैं और डाइजेस्ट कर देती हैं। और साथ में जो रीजनरेशन, पुनरुद्भवन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी हेल्पफुल है। पुनरुद्भवन में भी क्या होता है, रीजनरेशन में कोई भी बॉडी पार्ट कट जाए और वो ग्रो कर जाए, तो वो कटे हुए पार्ट में पहले जो डैमेज टिश्यू है उसको मोनोसाइट्स फेगोसाइटोसिस के थ्रू डाइजेस्ट कर जाती हैं। उसके बाद न्यू जो टिश्यू है या ऑर्गन है या पार्ट है बॉडी का वो फॉर्म होता है। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% पार्ट बनाती हैं, साइज़ में छोटी होती हैं, पर इनका न्यूक्लियस पे कंपैरेटिवली बड़ा होता है, यानी साइटोप्लाज्म में कम होगा, साइज़ छोटा होगा, साइटोप्लाज्म कम होगा, ज़्यादातर जगह कौन घेरे हुए होगा, न्यूक्लियस घेरे हुए होगा। लिम्फोसाइट्स में भी फिर 2 टाइप्स की होती हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग, स्मॉल एंड लार्ज।
स्मॉल का साइज़ होगा 8 माइक्रोन, जो डायमीटर होगा, व्यास जो होगा वो होगा 8 माइक्रोन तक का, और लार्ज का कितना होगा 12 माइक्रोन तक का। नाउ थर्ड, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं इनको। प्लेटलेट्स पूरी सेल्स नहीं होती, ये क्या होते हैं, सेल्स के पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म रहता है। कहाँ बनती हैं, बोन मेरो के अंदर बनती हैं। बोन मेरो की जो मेगा कैरियोसाइट्स सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं। तो क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये सिर्फ सेल्स के, इसलिए एक मेगा कैरियोसाइट से कितने प्लेटलेट्स तक बना देती है, 1000 प्लेटलेट्स तक बना देती है। इनकी जो नंबर है बॉडी में कितना होता है, 1,50,000 से लेके 4 लाख तक का हो सकता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन, क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म से इनका जो लाइफ स्पैन है वो और कम हो जाता है, 5 to 9 डेज़ का ही होता है। और जो डेड प्लेटलेट्स होती हैं उनको भी फिर स्प्लीन को या लिवर को भेज दिया जाता है। वहाँ पे जो मैक्रोफेजेस होती हैं, सही करना इसको, पहले भी स्पेलिंग करेक्शन करवाया था, वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग जब होती है, चोट लग जाए और उधर का थक्का बने तो उसमें हेल्प करती हैं प्लेटलेट्स। ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जो हेल्पफुल होते हैं पूरे प्रोसेस में। साथ ही क्या काम करती हैं, जब ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है तो सेरोटोनिन को सीक्रेट करती हैं। ये केमिकल होता है जो कैसा होता है, वासो कंस्ट्रिक्टर होता है। मान लो चोट लग गई कहीं पे तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कट जाएंगी और वहाँ से फिर ब्लड तेज़ी से फ्लो करेगा। अब ये कैसा है, सेरोटोनिन अगर सीक्रेट होगा जो क्या है वासो कंस्ट्रिक्टर है, तो वो उन वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी संकुचित कर देगा, और इनका जो डायमीटर है वो कैसा हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, जिससे जो ब्लड होगा, जो फ्लो होगा ब्लड वो कम फ्लो होगा फिर। तो वासो कंस्ट्रिक्टर होती हैं। नाउ ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड का काम क्या करता है, तो फर्स्ट अवशोषण व परिवहन। तो ऑक्सीजन को अवशोषित भी कर लेता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाता है। तो लंग्स से जो भी ऑक्सीजन आई उसका 2% तो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। सिंपल, जैसे प्लाज्मा में क्या वाटर प्रेजेंट है और वाटर में चीज़ें डिजॉल्व हो सकती हैं, तो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, तो 2% तो वाटर में डिजॉल्व होगी। बाकी जो बचा 98% है वो कहाँ चला जाएगा, वो जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। तो ज़्यादातर जो पार्ट है ऑक्सीजन का वो किसके साथ रहता है, हीमोग्लोबिन के साथ रहता है, आरबीसी की। तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब जब ये किसी टिश्यू तक पहुंच जाएंगे, किसी सेल तक पहुंच जाएंगी जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन कम है, तो उस केस में जब ऑक्सीजन की कम मात्रा प्रेजेंट है तब ये दोबारा से क्या होगी, डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और ऑक्सीजन उस सेल को मिल जाएगी, रिलीज़ होगी। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। कोई भी टिश्यू है, सेल है, वो का मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू CO2 रिलीज़ करती है जो ब्लड में चली जाती है। फिर ब्लड में वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना देती है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेती है। साथ में प्लाज्मा में भी घुल जाती है और क्या बना लेती है, बाइकार्बोनेट बना लेती है। तो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकती है, कार्बोनिक एसिड बना सकती है। कार्बोनिक एसिड क्या हो जाता है, फिर डिसोसिएट हो जाता है, पढ़ चुके हैं ये प्रोसेस पहले, और क्या बन जाता है, ये बाइकार्बोनेट बन जाता है। बाइकार्बोनेट फिर आयंस के साथ रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, तो ये क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये सोडियम आयंस के साथ जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकता है, या पोटेशियम आयन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम डाइकार्बोनेट फॉर्म कर सकता है। और हीमोग्लोबिन के साथ CO2 रिएक्ट करके क्या बना रहता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो CO2 हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन चेन है उसके NH2 ग्रुप से अटैच होता है और क्या बन जाएगा, NH2 की जगह NHCOOH। तो इसको कहेंगे फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और क्या काम करेगा, ये जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डाइजेस्ट हो गया ब्लड, तो उसको ब्लड जो भी मटेरियल डाइजेस्ट हो गया वो कहाँ चला जाएगा, फिर ब्लड में चला जाएगा और ब्लड से होके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। अब प्रोटीन का जब अपचय होता है, जब डाइजेस्ट होता है प्रोटीन, तो उससे क्या बनते हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट बनते हैं। तो वो लिवर और किडनी तक लेके भी कौन जाता है उनको,
ब्लड ही लेके जाता है, उसके साथ ही जाते हैं ये। हॉर्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक कौन लेके जाता है? ब्लड ही लेके जाता है। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं आपस में, तो एक जगह अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो उस जगह तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, ब्लड के थ्रू वो टेम्परेचर अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक चला जाएगा और फिर वो स्टेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए। वाटर कंट्रोल करके रखता है, वाटर के अमाउंट को बॉडी में। ब्लड में क्या WBC प्रेजेंट होती हैं जो बॉडी की रक्षा करती हैं, कोई भी जर्म आ जाए बाहर से, और वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, वो भी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। साथ में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड से केमिकल रिलीज़ होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जैसे प्लेटलेट्स कर रही थी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प। और जो डैमेज्ड सेल्स होती हैं उनको भी डाइजेस्ट करने का काम कौन करते हैं? ब्लड में प्रेजेंट लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स ही करती हैं।